हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम बात करेंगे जो वेल की वैकेंसी है BHEL, उसकी फ़ाइनल नोटिफिकेशन आउट हो गई है। अभी कुछ दिन पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, तो फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें आपका पूरे जो सीट्स दिए हुए हैं उसके सारे हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या टाई, ये आपका उसमें भी था, पर इसमें आपका और डिटेल दे गया है। इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न का भी दे रखा है। सिलेबस का एक दूसरे में हम बात करेंगे, जिसमें इसमें तो हम ऐसे बात करेंगे इस वीडियो में कि कितनी सीटें हैं, कहाँ पे सीटें हैं, क्या क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन मांग रखा है, क्या डेट रहेगा आपका, क्या आपका पेमेंट लगेगा, पेमेंट के बारे देखेंगे। जो आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ी होता है ना, प्रोसेसिंग फ़ी है, उसमें ऐड करा हुआ है, सारा कुछ देखेंगे। तो एक एक करके देखेंगे, है ना। सो सबसे पहले देखते हैं तो BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होता है और आर्टिशियन ग्रेड 4 की रिक्वायरमेंट है। जो आपका नोटिफिकेशन डेट है, एडवर्टीजमेंट है 4/2025 है ना। तो कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं तो वेल बेसिक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो एक प्रीमियर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज है सिंस 1964 से लेकर अभी तक चल रहा है। और ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो है और सर्विस प्रोवाइड करता है। और कोर सेक्टर जो है इसका इंडियन इकोनॉमी में है। जैसे आपको पावर में आता है आपका थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और सोलर, इनमें काम करता है। पावर जनरेशन का हो गया, उसके बाद पावर ट्रांसमिशन का हो गया, डिफेंस में है, एरोस्पेस में है, रेल ट्रांसपोर्ट में, ऑयल एंड गैस में है, ई मोबिलिटी जो होती है, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी बोलते हैं, उसमें है। ओवर 180 जो है ना, 180 प्रोडक्ट जो है ये बनाता है। लिवरेजिंग इन एग्जिस्टेंस नेटवर्क ऑफ 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, 16 जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 9 जो है सर्विस सेंटर हैं और 15 जो है रीजनल मार्केटिंग सेंटर है। साथ ही आपका 4 रीजनल ऑफिसेस है, 2 रिपेयर यूनिट्स हैं और 3 जो है एक्टिव जॉइंट वेंचर है ना। साथ ही ये 150 जो करंट प्रोजेक्ट साइट हैं वो इंडिया के अंदर हैं। और वेल जो है डिलीवर करता है वाइड रेंज ऑफ हाई क्वालिटी रिलायबल प्रोडक्ट, जो कि आपका नेशनल हो गया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं ना। इसमें जैसे वेल देखोगे कि कंपनी अचीव टर्नओवर, अब इसे 2024-25 के अंदर जो है ना, इनकी जो टर्नओवर है साल का 28,339 करोड़ है। तो ये एक महारत्न कंपनी बन जाती है। महारत्न कंपनी काफ़ी सालों से है, ये महारत्न कंपनी है ना। सो द कंपनी हैज़ इट फुटप्रिंट इन ऑल द इनहैबिट 6 कॉन्टिनेंट वर्ल्ड विद रेफरेंस ऑफ 89 कंट्री। तो ये पूरे के पूरे इसका जो एरिए मतलब पैर फैला हुआ है कह सकते हो। तो ये 6 कॉन्टिनेंट जो हैं, 6 आपके महाद्वीप जो हैं, 6 महाद्वीप में है और उसमें टोटल 89 कंट्री में जो है ये फैला हुआ है ना। बेल जो है ऑफरिंग करता है चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग करियर टू यंग एंड स्किल आर्टिसियन टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड नेशन बिल्डिंग इन द फील्ड ऑफ पावर इंडस्ट्री, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एनर्जी स्टोरेज और डिफेंस, एरोस्पेस और ऑयल एंड गैस है ना। तो जो भी अभी स्किल्ड यंग स्किल्ड आर्टिशियन है उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए नेशन बिल्डिंग में फील्ड जैसे हो गया, पावर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनर्जी स्टोरेज हो गया, डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया और ऑयल एंड गैस पे जो काम होता है उसके लिए आपका वेल ने नोटिफिकेशन निकाला है। जिसमें से आपका अलग अलग है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ वेल आर लुकिंग फॉर आर्टिशियन इन द वेरियस ट्रेड एज पर द डिटेल है ना। देखो अलग अलग जगह के आए हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के, जिसमें टोटल आया हुआ है आपका 8 और 3 11 यूनिट का आया हुआ है ना। जिसमें से आपका बाप करके है जो बॉयलर रेगुलेटरी प्लांट है, रानीपेट में है, वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद HVP है, हैवी प्लेट्स एंड वेसल प्लांट, वो आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। हैवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न जो है आपका बैंगलोर कर्नाटका में है। फैब्रिकेशन, स्टैंपिंग, इंसुलेटर एंड प्लांट जो है वो आपका जगदीशपुर, ये भी आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फैब्रिकेशन, स्टैंपिंग, इंसुलेटर हो गया ये जगदीशपुर का। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट जो है आपका हरिद्वार उत्तराखंड में है। उसके बाद सेंट्रल फूड्स एंड फाउंड्री प्लांट जो है CFFP हरिद्वार उत्तराखंड में है। और साथ ही हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट जो है आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट जो है आपका भोपाल में पड़ता है। और ट्रांसफार्मर प्लांट जो है आपका झांसी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। साथ ही आपका लास्ट एक और है हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट जो है आपका तिरुचिरापल्ली जो है, ये आपका तिरछी जो है बेसिकली ये केरला में पड़ता है या तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे है। तो ये तमिलनाडु के ही एरिया में आता है ना।
सो इसमें देखेंगे अलग अलग करके सीट आई हुई है, जिसमें से आपका आर्टिसन ग्रेड 4 का है 2025 का बैकअप बिलो दिया हुआ है, जिसमें से आपका अलग अलग यूनिट्स के हैं। जैसे यहाँ पे यूनिट्स दिया हुआ है और साथ ही सीरियल नंबर है, पोस्ट है, यूनिट्स हैं ये सारे, और टोटल सीट्स हैं ना। तो फिटर का देखोगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सीटें हैं, जिसमें से आपका बाप का हो गया, HPPV हो गया, HERP हो गया, EDN हो गया, FSI, इसके तो फुल फॉर्म मैंने बता दिए हैं। तो इसके सारे सीट है। फीटर पे पोस्ट पे पहले नंबर पे फीटर है ना। उसके बाद वेल्डर का है, वेल्डर का आपका 97 सीट्स है टोटल, फीटर के 176 है। टर्नर का 97 सीट है, सॉरी 51 सीट है। मशीनिस्ट का जो है 104 सीट है। अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनमें सीटें अलग अलग है। इलेक्ट्रिशियन का जो है 65 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो है आपका 18 सीटें हैं। और ये एक ही जगह पे है, EDN करके है, वहाँ पे आपकी सीटें हैं ना। फाउंड्री मैन का जो है 4 सीट है, उसका टोटल उसका भी एक ही यूनिट में है ना। इस तरह से टोटल जो सीटें हो जाती है आपका 515 हो जाती हैं। और ये कैटेगरी वाइज है, जैसे ये जब जनरल कैटेगरी फिर हो गया अलग अलग यूनिट की जैसे हो गई, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं तो ये आपका दे रखा है जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है, इंडिकेटेड अबव द टेंटेटिव एंड एक्चुअल रिक्वायरमेंट में वेरी बेस्ड ऑन फर्दर असेसमेंट है ना। कुछ भी ऐसा होता है तो उसमें करा जाए। द कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन विल बी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन यूजिंग द किटी कार्ड है ना। जो आपके हैं रिजर्वेशन उसके बारे भी है। और जैसे ये आपका है पहले नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं तो पहले नंबर क्वेश्चन पे है आपका सो आर्टिसन ग्रेड का है 4 का, पार्शियली बीइंग इन द फील्ड थ्रू वेल रिलेवेंट लिंक दिया गया है, उसके द्वारा आप फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें वेबसाइट दिया हुआ है ये career.well.in है ना। दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो इसमें प्लीज़ नोट दैट फॉर ऑल अबव की वैकेंसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेल बी हेल्ड ऑन। हाँ, तो आपका पेपर जो होगा सितंबर के मिड में होगा, मतलब आप समझ लो सेकेंड वीक में ही आपका पेपर हो जाएगा। तो आपके पास टाइम यदि आज से काउंट करते हो तो आज से आपका तकरीबन 2 महीने का मान के चलो, क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई का मिड चल रहा है। तो जुलाई 15 दिन, अगस्त हो गया और सितंबर, तो 2 महीने का टाइम है, उस बीच में आपको करना है। और आप एक ही यूनिट के लिए फॉर्म भर सकते हो और साथ ही आप एक ट्रेड के लिए फॉर्म भर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 2-3 यूनिट के लिए फॉर्म भर रहे हो, ऐसा नहीं है। एक यूनिट के लिए और एक ट्रेड के लिए भर सकते हो। साथ ही आपका 3 नंबर में जैसे दे रखा है आर्टिसन ग्रेड 4 में आप जब ज्वाइन करते हो तो किसी भी एक यूनिट में जो है ना 20 साल कम से कम ज्वाइनिंग करने के बाद वहाँ पे सर्विस देनी होगी, उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र होगा है ना, उससे पहले ट्रांसफ़र नहीं है। चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा हूँ, चौथा नंबर जो पॉइंट है इसमें दिया हुआ है द इंटरिम पीरियड एनी अवॉइडेबल पर्सन रीज़न इफ़ कैंडिडेट सेलेक्टेड आर्टिसन ग्रेड 4 ट्रांसफ़र बैक यूनिट, मतलब ट्रांसफ़र को ही ले दिया गया है। यदि आपका होगा तो आपका जो 20 साल के बाद होगा, ये 3 ग्रेड एट द बॉटम ऑफ द सीनियरिटी ऐसे करके है ना। इसका देखना पड़ेगा, वो आपका वहीं से जाके पता चलेगा ये 3 क्या है ग्रेड है ना। उसके बाद ये आपका रिजर्वेशन दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो टोटल दिया हुआ है। तो बाप का टोटल सीट जो है वो 75 सीट है बाप में। तो आपका कैटेगरी वाइज दे रखा है कि जनरल में जो है आपका 31 है, EWS में 7 है, OBC का 22 है, SC, ये सारे के सारे सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि एक अलग फिटर का अलग है, इलेक्ट्रिशियन का अलग है या मशीनिस्ट का अलग है, सारे के सारे का एक यूनिट में जैसे दे रखा है। तो 75 को उसको कैसे कैटेगराइज कर रखा है अलग अलग कैटेगरी वाइज है ना। तो इस तरह से बाकी सारे कर रखे हैं, तो आप इसको देख सकते हो। ये मैं PDF जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट है वहाँ पर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो है ना। अगले कुछ देखते हैं जो पॉइंट है PWD का दे रखा है। इसमें आपका PWD में कौन कौन से अलाउड हैं, OH करके होता है वो अलाउड है ना। OL हो गया, जिनके लेप्रोसी कार्ड हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया, एसिड अटैक विक्टिम है, वो सारे हैं। VH का हो गया, HH हो गया। सो ये आप जो भी डिसेबिलिटी वाले हैं PWD कैंडिडेट्स होंगे, उनका जो बना हुआ होगा आपका सर्टिफिकेट बना होगा PWD का, तो उसमें आपका ये मेंशन होगा किस पे से आप हो है ना। तो इसके हिसाब से आप एलिजिबल हो। अपर एज लिमिट दे रखा है, तो कैटेगरी के हिसाब से छूट जैसे मिलती है। ST/SC को 5 साल, OBC को 3 साल, जो NCL में आते हैं OBC में भी ऐसे। OBC में भी आपका NCL नहीं आते हो, यदि आप NCL नहीं आने का मतलब समझ रहे हो आप, यदि 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आप NCL में नहीं आओगे। PWD कैंडिडेट के लिए जो है जनरल कैटेगरी का है तो 10 साल का, OBC का है तो 13 साल का, और ST/SC कैंडिडेट है तो 15 साल का मिलेगा है ना। एक सर्विसमैन के लिए जो गवर्नमेंट रूल होता है रिटायरमेंट के बाद का,
3 साल या 5 साल जोड़ा जाता है तो उसी में होगा, बाकी आपका तो पता होगा। ये अपर एज लिमिट जो है 5 साल का जिनको दे रखा है, जो आपका JNK से आते हैं, जम्मू कश्मीर के ड्यूरिंग 1980-90 के टाइम पे जो होता है डोमिसाइल है, तो वो आपका 5 साल तक उनको छूट मिलेगा इसमें, है ना। क्वालिफिकेशन एंड अपर एज लिमिट का दे रखा है, तो अपर मैंने छूट देख लिया हमने। अब यहाँ पे क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, तो आपका 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए, और ITI के साथ साथ आपका अप्रेंटिस, ITI के बाद अप्रेंटिस भी मस्ट है ना। अप्रेंटिस से यदि नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, इसलिए आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। साथ ही आपका 60% जो है ITI में होना ही चाहिए जब आप जनरल OBC कैंडिडेट हो तो, और 55% मार्क होना चाहिए। जो बंदा ST SC कैंडिडेट है वो इवन ITI में भी होनी चाहिए, और आपका जो अप्रेंटिसशिप कर रखा है उसमें भी होना चाहिए, है ना। इसमें अपर एज लिमिट का दे रखा है 1 जुलाई तक काउंट किया है ना। 1 जुलाई 2025 तक आपका एज जो है जनरल EWS का 27 साल तक, OBC का 30 साल तक, और ST SC का 32 साल तक, है ना। मतलब 27 साल जनरल का एज है, उसके बाद आपका छूट के हिसाब से छोड़ रहा है। बाकी PWD और एक्स सर्विसमैन का जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से मिलेगा। अप टू 7 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन इन द बेसिक ऑफ रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब। यदि आपका कुछ है एक्सपीरियंस तो उसके हिसाब से आपको 7 साल तक छूट मिल जाएगा, वो आपका दिख रखा है ना। अब डिज़ायरेबल में दे रखा है कि आप जिस यूनिट के लिए भी फॉर्म भर रहे हो, तो जैसे जो साउदर्न पार्ट है जिसमें आपका तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटका बेस्ड जो यूनिट है, उनके लिए आपका मतलब लैंग्वेज बेस्ड है ना। लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए वहाँ का, है ना। कुछ फाउंड्री मैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक छोड़ के बाकी सब के लिए आपका लैंग्वेज आना चाहिए, तब जाके आप उधर सेलेक्ट होते हो, अदरवाइज़ आप नहीं सेलेक्ट पाए जाओगे, है ना। बाकी जगह के लिए हिंदी है, क्योंकि जो भी जैसे साउदर्न पार्ट वाले जो है ना आपके तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटका हैं, यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस जैसे हैं, तमिलनाडु में तमिल है, तेलंगाना और आंध्रा में जो है तेलुगु, और कर्नाटका में जो है कन्नड़ है ना। तो ये भाषाएं आपको आनी चाहिए यदि आप साउदर्न पार्ट के जो ये 4-5 स्टेट में फॉर्म भरते हो तब, अदरवाइज़ आप हिंदी से ही कर सकते हो। तो ऐसे हिसाब से बोलोगे। आपका बेनिफिट्स क्या मिलेगा, तो जब इनिशियली जब ज्वाइन करोगे टेम्परेरी बेसिस पे ज्वाइनिंग होगी, और 1 साल तक आपको जो है कंसोलिडेटेड पे दिया जाएगा। इसका लिखा हुआ नहीं है, जो कंपनी के हिसाब से होगा वही आपको मिलेगा जब 1 साल तक, है ना। उसके बाद जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है 1 साल, उसके बाद आर्टिसन ग्रेड 4 जो है आपका मिनिमम जो वेजेज रहेगा उसमें 29,500 रुपये बेसिक, और इस पर आपके अलाउंसेस अलग अलग मिलेंगे, है ना, जो कंपनी रूल्स के हिसाब से होते हैं। और बाकी 3% का इंक्रीमेंट इस पर लिखा नहीं है, 3% होता ही होता है ना साल का। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस का दे रखा है, जो भी आप कैंडिडेट जो है इंटरेस्टेड हैं आर्टिसन ग्रेड 4 के लिए, तो 2 स्टेजेज में होंगी, जिसमें आपका पहले CBE होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद फाइनल जो है आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए, है ना। उसके हिसाब से फिर सिलेक्शन होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा उसमें जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे 1:5 का, एक सीट में 5 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, और उनको फिर बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, है ना। स्किल टेस्ट में जैसे आपका लेके आते हो उसके हिसाब से ऐसे सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपका मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है ना। अब PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए भी दे रखा है मिनिमम जो कटक मार्क्स है उसके लिए भी, जैसे UR EW जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 30 मार्क्स होने ही चाहिए। और मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए आपका ST SC OBC कैटेगरी के लिए 22.5 होना चाहिए, है ना। बीइंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट सिमिलर प्रेस्क्राइब रेशियो ऑफ 1:5, मतलब ये क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है 30 और 22.5 का, है ना। इतने तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग का भी रहेगा, है ना। अब जैसे दे रखा है आउट ऑफ 100 मार्क्स में है कैंडिडेट सेल भी स्किल टेस्ट फॉर 1:5 UR कैटेगरी, सब में वैसे ही होगा। सो आपका ये मिनिमम क्राइटेरिया है, लेकिन पाँच गुने में क्या हो ना, ज़्यादा नंबर वाले भी आएंगे तो उनको भी उठा लिया जाएगा। यदि कम लोग सेलेक्टेड होते हैं उस केस में वो कुछ अलग करेगी, उसके बारे में लिखा हुआ है, मैं उसका आगे दिखाता हूँ। तो स्टेज 2 का आप यहाँ पे आ गया। स्टेज 2 में आप स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें क्या है, जो भी आपका कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे वो स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज में मस्ट नेसेसरी अटेंड, जो भी अटेंड करना है। कंप्लीट दिस स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इन ऑर्डर टू फर्दर कंसिडरेशन ऑफ बीइंग प्लेस ऑन द मेरिट लिस्ट, है ना। मेरिट लिस्ट के सिलेक्शन के लिए इस चीज़ को अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू कंफर्म देयर एलिजिबिलिटी एज पर द नोटिफिकेशन, एंड देयर आफ्टर वुड बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट पे अटेंड करना ही करना है ना, विच शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद तब फाइनल जो मेरिट बनेगी ना, वो आपका जो स्कोर करा रहेगा CBT में उसी के हिसाब से बनेगा, है ना।
उसके बाद रेफरेंस इन रनर अप जो अप्रेंटिसशिप हैं, जिन्होंने जैसे अप्रेंटिसशिप होता है ना, तो उसमें बेस्ट कैंडिडेट होते हैं जो, या फिर रनर कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए भी दे रखा है। जो ऑल इंडिया लेवल पे NSE की एग्ज़ाम होती है ना, उसमें यदि आपने टॉप कर रखा है और या फिर रनर अप है, तो आपके लिए कोई एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। आप खाली फॉर्म भरोगे तो आप सीधा का सीधा स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाओगे, है ना। और जो मतलब विजेता है, पहले नंबर पे जो आया हुआ है, उस बंदे को सीधा का सीधा ग्रेड 4 पे लगा दिया जाएगा और 2 इंक्रीमेंट उसको मिलेगी, है ना। इसमें यदि आप 29,500 का 2 इंक्रीमेंट लगाओगे तो आपका तकरीबन 32,000 के करीब आ जाता है ना, 32,000 कुछ रुपया आ जाएगा। तो इतना में आपका बेसिक लग जाएगा। और बाकी जो रनर अप है उसको सीधा जो आपका स्किल रहेगा, स्किल टेस्ट में पास होता है, तो 29,500 से लेकर 65,000 तक के पे स्केल में उसको सेट किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपका वेल के द्वारा ही दिया गया है, और किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर मेडिकल बोर्ड जो होता है वहाँ से आपको बना के लेके आना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। बाकी भेल यदि खुद ही करवाती है तो वो आपका, क्योंकि यहाँ पे नो रिलैक्सेशन इन हेल्थ स्टैंडर्ड इज अलाउड, द कंपनी मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स इन ब्रीफ कैन बी एक्सेस्ड होस्टिंग द वेल करियर वेबसाइट। तो उस पर सारा कुछ मेंशन है। तो मैक्सिमम इस पर जैसा लिखा है उसके हिसाब से आपको बाहर से मेडिकल कराना होगा। बाकी कंपनी बेस पे वो करवाते हैं खुद से ही, है ना। जनरल सेक्शन में देखते हैं तो ऑनलाइन जो आप फॉर्म भरोगे, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो लगेगा तो उसमें आपका कुछ फ़ी भी लगेगा, जिसमें से आपका ऑनलाइन जो करोगे करियर, ये /career.well.in करके है, यहाँ से आप करके आप इसका मैं लिंक डाल दूँगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 16 मई से स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी 16 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं डाल दूँगा उसका लिंक, है ना, जब स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका आर्टिसन ग्रेड 4 के लिए, तो आपका जनरल और OBC और EWS के लिए जो है आपका 1,072 रुपया लगेगा, जिसमें से एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपका 600 है, प्रोसेसिंग फ़ी जो है आपका 400 प्लस उसमें GST, ऐसे करके टोटल 1,072 रुपया। और STSC या PWD या एक्स सर्विसन कैंडिडेट हैं उनके लिए 472 रुपये, ये आपका प्रोसेसिंग फ़ी लग रहा है, उस पर GST लगेगा, है ना। उसके बाद आते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म जो है आपका, ऑनलाइन फॉर्म है और एक ही ट्रेड के लिए फॉर्म भर सकते हो। टेस्ट सेंटर उस पर सिलेक्शन करने के आएंगे। अभी जब 5 चॉइसेस आएंगे, मिनिमम 5 जो है वो चॉइस करना है आपका, जहाँ भी सिटी होगा। तो ऑल इंडिया इसका सेंटर रहेगा, है ना। जहाँ भी आपको देना है 5 सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें दिया हुआ है देखो, फाउंड्री मैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को छोड़कर बाकी सबके लिए स्किल टेस्ट में आपका उस जिस एरिया का आप फॉर्म भर रहे हो उसके लिए आपका लैंग्वेज उस लैंग्वेज में आना चाहिए। साथ ही आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो भी ट्राईलैंग्वेज है, बाईलैंग्वेज बोलते हैं ना, इसमें ट्राईलैंग्वेज है, मतलब किसी एक लैंग्वेज को आप और सेलेक्ट कर सकते हो। तमिल में, तेलुगु में या कन्नड़ में, किसी और एक भाषा में आप कर सकते हो, है ना। बाकी आपका हिंदी इंग्लिश तो है ही, और इन तीसरा लैंग्वेज भी कोई से सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें ये दिया हुआ है। फाउंड्री मैन के लिए आपका जो बाईलैंग्वेज ही होगा, हिंदी या इंग्लिश में होगा, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी हिंदी इंग्लिश और कन्नड़ा ओनली दे रखा है। तो यदि बंदा फाउंड्री मैन या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है तो ये एलिजिबल हर जगह पे है। उसके बाद है द कैंडिडेट शुड इंश्योर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द अदर रिक्वायरमेंट एंड देन पार्टिकुलर फॉरनिश द करेक्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट। जो भी चीज़ें भरनी है आपकी जानकारी के हिसाब से सारी कुछ सही होनी चाहिए, बाद में वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। या फिर वही इवन आफ्टर अपॉइंटमेंट हीजर सर्विस लेवल टू सुटेबल एक्शन इंक्लूडिंग टर्मिनेशन एंड प्रोसिक्यूशन, है ना। कुछ भी ऐसा गलती पाया जाता है तो आपको निकाला जा सकता है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखें। STSC OBC या फिर JNK वाले डोमिसाइल वाले जो हैं उनके केयरफुली मेंशन उसमें आपका बाकायदा लिखा हुआ होना चाहिए, सिंस दी डिटेल डेट शैल नॉट बी चेंज लेटर। बाद में वो चेंज नहीं होगा, वही चीज़ लिखा होना चाहिए जो आपका है वाकई में। जो OBC कैंडिडेट हैं, चाहे ये अंडर नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, नॉट इंटेल OBC रिजर्वेशन। जो क्रीमी लेयर आता है ना, क्रीमी लेयर जो होता है वो आपका 8 लाख से ज़्यादा का होता है। तो 8 लाख तक भी है तो आपको जनरल में ही काउंट करे जाओगे, है ना। 8 लाख से कम है तभी जाके आपका आप नॉन क्रीमी लेयर में आओगे, है ना, OBC में कैटेगरी में आओगे, नहीं तो आपका फिर जनरल में ही काउंट करे जाओगे। एप्लीकेशन दैट आर नॉट इन कन्फर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट इंडिकेटर इन द एडवर्टीजमेंट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल, मतलब यदि आप कंप्लीट नहीं करते हो आप एप्लीकेशन तो आपका आय का प्रोसेस नहीं किया जाएगा, है ना। आप यदि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ड्यूरिंग जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपको देना पड़ेगा वहाँ से, है ना। किसी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनॉमस बॉडी या फिर PSUs में काम कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगला जो पॉइंट है आपका, जो भी आपका ITI कर रखा है और NSE कर रखा है
जब आप स्किल टेस्ट के टाइम पे जाओगे तो आपका मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं। 12th नंबर पे है आपको एक यूनिक रोल नंबर मिलता है ना। तो स्किल टेस्ट कॉल सेंटर थेरेपी में अप्लाई ईजर कैंडिडेट भी फाइनली क्लियर बाय वेल जो है वो आपका वेल के द्वारा ही उसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद है 13 नंबर दे रखा है इसमें। 13 नंबर है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। एप्लीकेशन जब भरोगे ना तो उसके द्वारा आपको सही चीज़ें भरनी होगी तब जाके आपका होगा। आगे 14 नंबर है आपका वेल रिजर्व द राइट। वेल के पास इस पर राइट है कैंसिल करने का या रेस्ट्रिक्ट करने का, या जो वैकेंसी है उसको बढ़ाने का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, है ना। सो इसमें इसके लिए कोई किसी प्रकार का रीज़न देने की आवश्यकता नहीं है। वेल को यदि ऐसा करे, इच्छा करे तो कर सकता है। बाकी ये एक पॉइंट होता है वो अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं ना। 15 नंबर पे आते हैं एनी लीगल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनी मैटर ऑफ क्लेम डिस्प्यूट अराइजिंग आउट एन एडवर्टाइजमेंट एंड और एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स देयर टू कैन बी इंस्टीट्यूटेड ओनली इन द रिस्पेक्टिव सिटी टाउन यूनिट्स कोर्ट्स ट्राइब्यूनल जंक्शन। इसमें देख रखा है मदुरई बेंच है, मद्रास कोर्ट का है। लाइक एग्जांपल डिस्प्यूट है, मतलब कोई भी प्रकार का ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोकलिटीज़ का, सिटी टाउन का, है ना। 16 नंबर पे दिया हुआ है इसमें आपका है रिक्रूटमेंट का साइट दिया हुआ है, ये आपका साइट है। प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल रिगार्डिंग हाउ टू अप्लाई, इंपॉर्टेंट डेट्स, फैक हो गया, स्किल टेस्ट, कॉल लेटर, सारा कुछ आपको मिल जाएगा career.bel.in में, है ना। नो सेपरेट कम्युनिकेशन शैल बी सेंड टू द candidate by post. It shall be responsibility of candidate to read the detailed instruction on the website and their application requirement candidate as wide web। आपको ये सारा कुछ जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए तो आपका career.bel.in है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो सारा कुछ, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें आपका इफ़ देयर एनी वेरिएशन बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ एडवर्टीजमेंट। इंग्लिश वर्जन में तो इंग्लिश और हिंदी वर्जन जो आया हुआ है इसमें से आपका कुछ भी डाउट है तो मैं तो इंग्लिश वर्जन को ही कर रहा हूँ, तो ये आपका इंग्लिश वर्जन को ही वैलिड कर रखा है ना, ऑथेंटिकेट है। उसमें ट्राई डेट दिख रखा है जिसमें आपका ओपनिंग है ऑनलाइन का और क्लोजिंग है ऑनलाइन का, है ना। और टेंटेटिव डेट दे रखा है एग्जामिनेशन का। तो आपका ऑनलाइन जैसे मैं बताया 16 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे सुबह से, और आपका 12 अगस्त तक लास्ट डेट रहेगा रात के आपका 11:45 तक, है ना। और एग्ज़ाम जो हो जाएगा मिड मतलब सेकेंड वीक में कह रखा है, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा। अभी चल रहा है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई चल रहा है ना, ये थर्ड वीक हो जाएगा कुछ दिन में शायद। तो इसी पे आपका पेपर जो है 2 महीने के ठीक बाद 2 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा। बाकी इसमें दे रखा है दी डेट आर टेंटेटिव एंड में अंडर गो चेंज एनी चेंज इन आइडिया डेट्स इन्फॉर्मेशन। जो भी चीज़ें कुछ चेंज करी जाएगी तो आपका ये जो साइट दे रखा है, लिंक दे रखा है, ये आपका https://career.bel.in। तो यहाँ पे आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे अपडेट करी जाती है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, है ना। और मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोगों को चीज़ें जो स्टडी मटेरियल होगा वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ, जो स्टडी मटेरियल है वह प्रोवाइड कर सकूँ, जो मैकेनिकल ट्रेड से आते हैं, जैसे फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, आपका वेल्डर हो गया, इनको मैं चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यही कहूँगा, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे जो भी इस तरह की अपडेट्स आती है, रेगुलर अपडेट्स आती है वो आपको मिलता रहेगा, है ना। इवन वीडियो का हो गया, जो नोटिफिकेशन आते हैं न्यू गवर्नमेंट जॉब के आते हैं, वो सारा कुछ मिल जाएगा आपको। क्लासेस जो हैं वो सारे क्लासेस मिल जाएंगे, जो निम्मी पैटर्न के जो क्वेश्चन आते हैं, और जो इस पर लिख रखा है। अभी सिलेबस का भी हम देखेंगे। सिलेबस का क्या है ना, पेज उसमें ज़्यादा है, इसलिए मैं इस पर नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो मैं सिलेबस को अलग से कर दूँगा उसको, है ना। और जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा दोनों को कर दूँगा एक साथ में। बाकी इतना ही करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद, जय हिंद।